सो डॉक्टर एजाज़ अली, आप अभी राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट हुए हैं बिहार से, और आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में, एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड। देखिए, हम तो यतीम खाना के प्रोडक्ट हैं। हम मकतब से तालीम हासिल किया है, बाद में हम BBS MS डॉक्टर बने और अभी हम सर्जिकल प्रैक्टिस करते हैं पटना में। हमारे फादर थे वो BDO थे और हमारे ससुर गुलाम सरवर साहब हुए जो कि स्पीकर थे बिहार असेंबली के। तो फैमिली बैकग्राउंड तो हमारा समझिए कि एवरेज ही है। MBBS की तालीम कहाँ हासिल की आपने? हमने ये तालीम हासिल किया PMC से, MBBS और MS पटना। हाँ, PMC पटना से। तो फिर आप वहाँ प्रैक्टिस भी पटना में आप कर रहे हैं काफ़ी अरसे से? हम सर्जिकल प्रैक्टिस करते हैं जी, सर्जन हैं आप? जी सर्जन जी। अच्छा, तो आप सियासत में किस तरह आपका आना हुआ? देखिए, सियासत में हम आए हैं एक इशू को लेकर। हमको ये एहसास होता है कि मुसलमानों की ज़्यादातर आबादी जो है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी मुसलमान, उनकी ज़्यादातर आबादी दलित नस्ब की है, दलित ओरिजिन की है। और आप आज जैसा कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट वगैरह कह रहा है कि मुसलमानों की अक्सरियत की आबादी की हालत दलितों से भी बदतर हो गई। तो ये एहसास तो हमको उस वक्त से है जब 94 में हमने प्रैक्टिस शुरू किया था। क्योंकि 94 हमने हमेशा गरीबों के बीच प्रैक्टिस की, हमें एहसास होता था कि ये जो मुसलमान हैं इनके बीच, इनके अक्सरियत के बीच इतनी गरीबी क्यों है। और जब इनके बीच हम जाने लगे मौका ब मौका, तो किसी तरह से हमको ये एहसास हुआ कि जो हिस्ट्री है कि मुसलमान ज़्यादातर यहाँ दलित ओरिजिन के हैं, जो सैयद शहाबुद्दीन साहब जैसे, सैयद हामिद साहब, असगर इंजीनियर साहब जैसे लोग भी लिख रहे हैं कि हाँ साहब इस मुल्क में मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो दलित ओरिजिन के हैं। तो हमने पाया कि ये जो एक बड़ा तबका है मुसलमानों का, ये अपने चूँकि शुरू से इनकी हालत ख़राब रही है और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी इनको शेड्यूल कास्ट की फैसिलिटी नहीं हासिल है, इसी वजह से इनकी हालत ख़राब है। और अल्टीमेटली जब हमने मुताला शुरू किया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पहले तो हमने सोशल मूवमेंट शुरू की इनकी हालत जानने की, और बिहार से शुरू किया। उसके बाद फिर दूसरे मुल्क के दूसरे रियासतों में भी गए, करीब करीब 17-18 रियासतों का दौरा इस सिलसिले में कर चुके। और पाया हमने कि एक ही वजह है कि जिसकी वजह से मुल्क के मुसलमानों की अक्सरियत की हालत दलितों से बदतर हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी से पता चलता है कि आइन की दफ़ा 341, आर्टिकल 341 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एक बहुत मेजर डिफेक्ट है। ये आर्टिकल 341 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है टू आइडेंटिफाई हु इज शेड्यूल कास्ट। तो 1936 में जब शेड्यूल कास्ट ऑर्डर आया था, गवर्नमेंट ऑर्डर आया था, तो उस वक्त शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन पर किसी तरह की मजहबी पाबंदी नहीं थी। सिर्फ इतना था कि ईसाई लोग, ईसाई समाज के लोग इस रिजर्वेशन से अपने को अलग रखे थे। अदरवाइज हिंदू, मुस्लिम, सिख और बुद्धिस्ट, इन लोगों को शेड्यूल कास्ट में रखा गया था 1936 में। और सिर्फ इसलिए रखा गया था कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो क्राइटेरिया उन लोगों ने तैयार किया था, उस क्राइटेरिया में ये चारों कम्युनिटी के लोग फिट होते थे। इनका जो दलित सेक्शन में फिट होता था, इसलिए रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन 1950 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, आर्टिकल 341 आया उसमें फॉर शेड्यूल कास्ट। तो उसमें उसके ज़रिए एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया कि शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन सिर्फ उनको मिलेगा जो हिंदू मजहब के मानने वाले हैं। जिसका नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम, सिख और बुद्धिस्ट, 3 कम्युनिटी के लोग जो 1936 से इसके एंटाइटल्ड थे इस फैसिलिटी को हासिल करने के लिए, हासिल कर रहे थे, तो वो इसे खारिज कर दिया। और इसका सबसे ज़्यादा असर मुसलमानों पर, इसलिए मुसलमानों की बहुत ज़्यादा आबादी, सिखों बुद्धिस्टों की आबादी तो मुसलमानों से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ी आबादी।
और उसका ज़्यादातर हिस्सा इस कैटेगरी में था, फैसिलिटी अवेल कर रहा था, उसको जिससे खारिज किया गया तो इसका ज़्यादा असर जो है ये मुसलमानों पर ही पड़ा। और हम तो समझते हैं कि एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने कांग्रेस गवर्नमेंट लेड बाय कांग्रेस उसने टारगेट करके इस चीज़ को किया कि आने वाले दिनों में 30 साल 40 साल 50 साल जाते जाते हैं मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर कर देंगे। ये अपना एक टारगेट था। और आप देखें पाएंगे भी कि 1950 में तो हिंदू दलितों को छोड़कर मुस्लिम, सिख और बुद्धिस्ट इन कम्युनिटी के दलितों को बाहर कर दिया गया। लेकिन 1956 में फिर सिखों को जोड़ लिया गया और 1990 में फिर बुद्धिस्टों को भी जोड़ लिया गया। लेकिन मुस्लिम दलित आज भी इस फैसिलिटी से बाहर है। और अब रिपोर्ट भी बता रही है कांग्रेस ने इस काम को किया भी और सच्चर कमेटी के जरिए दिखा भी दिया कि हमने क्या किया। तो पिछले 14 साल 15 साल से हम लोग यही मूवमेंट चला रहे हैं कि संविधान की धारा 341 के तहत जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लागू किया गया उसका पैरा 3 जो ये कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग मेंशन्ड अबव नो मेंबर अदर देन हिंदूज शैल बी डीम्ड टू बी मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। ये जो पैरा 3 है ये तो समझिए कि आइन कॉन्स्टिट्यूशन के रूह के खिलाफ है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ, फंडामेंटल राइट में। आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि नो डिस्क्रिमिनेशन विद एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स। और आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये फंडामेंटल राइट्स, इसी के बुनियाद पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। लेकिन इन सारे फंडामेंटल राइट्स को ताक पर रखकर सिर्फ 41 के जरिए शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन पर मजहबी कैद लगा दिया और उस कैद में भी थोड़ा थोड़ा रिलीव करके सिख और बुद्धिस्टों को शामिल कर लिया, मुसलमानों को छोड़ दिया। तो हम लोग पिछले 14 साल से यही कर रहे हैं कि सरकार, कोई भी सरकार मुसलमानों के लिए कुछ न करे, सिर्फ एक काम कर दे कि शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन से जो मुसलमानों को बाहर कर दिया गया उनको फिर से इंक्लूड कर दिया। जिस तरह से उसने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में हिंदू के साथ सिख और बुद्धिस्ट को ऐड किया है उसी तरह से लफ्ज़ मुस्लिम भी ऐड कर दे ताकि मुसलमानों को उनका खोया हुआ हक मिल सके। और अगर ये नहीं कर सकती है तो 1936 वाला ऑर्डर ही लागू कर देंगे फिर से, जो 1936 बना तो वो लागू कर देंगे। क्योंकि बहुत से ऑर्डर जो ब्रिटिश रूलर्स लोगों ने बनाया था गवर्नमेंट ऑर्डर्स, उसी को तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जर्व कर लिया गया, इसको भी ऑब्जर्व फिर से ऑब्जर्व कर ले, जो नया प्रेसिडेंट हटा के पुराना ऑब्जर्व कर ले ताकि उनको अब इसमें जहां तक सवाल है गलती का, तो ये गलती जितना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने किया उससे ज़्यादा गलती हमारे लीडरों से। हम तो जब ये सोशल एक्टिविटी के तहत हम जब समाज में गए तो हमने पाया कि मुसलमानों के मसाइल तो कुछ और हैं, रोज़ी रोटी, तालीम, रहन सहन, इलाज, सोशल स्टेटस, ये सब असली मुसलमान का मसला है। लेकिन आज तक हमें महसूस हुआ, खास करके बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद हमको महसूस हुआ कि जिस समाज को रोज़ी 2 वक्त का, जिसके यहाँ चूल्हा नहीं जल सकता, जिसके बदन पर कपड़ा नहीं है, जिसके पेट में दाने की कमी है, जिसके आँख में रोशनी तालीम की नहीं है, उसका सबसे बड़ा मसला बाबरी मस्जिद हो जाएगा, उसका सबसे बड़ा मसला पर्सनल हो जाएगा, या उसका सबसे बड़ा मसला शाहबानो केस हो जाएगा। तो हमें लगा कि हमारी मुस्लिम लीडरशिप में कहीं ना कहीं गलती है। ये नन प्रेफरेबल इश्यूज को प्रेफरेबल इशू बना देती है, इशू ऑफ द टॉप बना देती है, और जो प्रेफरेबल इशू है इसको हमेशा डंप करके रखा है। एक तरफ अम्बेडकर साहब थे जिन्होंने उस समाज को उठा दिया जिसको लोग, जिसके साय से लोग भागते थे, जिसको आम सोसाइटी में जगह नहीं थी, उसको इस लायक बना दिया कि आज वो चीफ मिनिस्टर बनता है, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देगा। और एक हमारा समाज जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 800 बरस तक हिंदुस्तान को अपना
आज जूता चप्पल बना रहा है, रिक्शा ठेला चलाता है, भीख मंगी करता है, रोड पर झाड़ू देता है, छोटे छोटे काम नहीं होता है, फकीरी करता है, भीख मांगने चलता है, रिक्शा ठेला चलाता है, जो छोटे छोटे काम है, बासीगिरी करता है, मोचीगिरी करता है, सांप नचाने का काम करता है, कपड़ा बुनने का काम करता है, कपड़ा सिलने का काम करता है, रोड पर बैठ गोश्त मछली अंडा बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, वो हमारी कौम। तो देखते हैं ना कि लीडरशिप में कैसा फ़र्क है। तो आपने जिक्र किया कि आपने एक सोशल मूवमेंट चलाया था, उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या सोशल मूवमेंट था, क्या आपने किया, कहाँ किस रीजन में काम किया? देखिए, हम लोगों ने सिर्फ बताया नहीं कि सिर्फ एक इशू पर काम जी। 340 अच्छा। उसमें कैसे दलित मुसलमानों को इंक्लूड किया, लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ है। अम्बेडकर साहब ने सिर्फ एक रिजर्वेशन दिलाया और उसी के तहत बहुत सारी फैसिलिटी मिल गई समाज को। हम भी चाहते हैं कि सिर्फ एक चीज़ सरकार हमको दे दे, ये हमारे लिए की मास्टर की का काम करेगा फॉर द डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये सोशल मूवमेंट अवेयरनेस जगाना था अबाउट रिजर्वेशन जी। तो ये मुसलमानों में आपने काम किया? हाँ बिल्कुल, हमने वही रोल अदा किया जो अम्बेडकर साहब ने अपनी समाज में। बिहार में या किसी दूसरे? नहीं, हम 11-12 स्टेट में हम लोगों ने। अच्छा, 11। आप बताएं ना, क्या नाम किन स्टेट्स में? जैसे बिहार से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश है, अच्छा। दिल्ली है, राजस्थान है, अच्छा। मध्य प्रदेश है, बंगाल है, अच्छा। उसके बाद आपको महाराष्ट्र हुआ, फिर आंध्र प्रदेश हुआ, अच्छा। उसके बाद ये तमिलनाडु गए, जी। केरल गए, कर्नाटक अभी नहीं गए, अच्छा। गुजरात साइड में गए, जी। इस तरह से असम, अच्छा। इस तरह से जाए करीब 11-12 स्टेट में हम तो लोग। क्या प्लेटफॉर्म का नाम या मूवमेंट का नाम क्या था? हम लोगों ने ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के बैनर से किया इसका। अच्छा। हालांकि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा था। अच्छा। लेकिन बाद में हमने इसको, चूँकि सब जब सारे मुसलमान मुत्तहिद हो गए इसमें, जी। तो हमने इसको यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा करके इसको चलाया। अच्छा। और आज पूरे मुल्क में जितने उलमा हजरात हैं जी। वो इस पर मुत्तफिक हैं। अच्छा। दानिश्वर हजरात जितने हैं वो भी इस पर इशू पर मुत्तफिक हैं। अच्छा। चारों तरफ से जो सियासी पार्टियां हैं जी। वो भी मोस्टली इस पर मुत्तफिक हैं आज। जी। चारों तरफ से जब मुख्तलिफ स्टेट्स इस पर दबाव पड़ा जी। और मुख्तलिफ सेक्ट से लोगों ने इस पर दबाव दिया, तभी तो ये सेंट्रल कैबिनेट में आ जाया। जी। और अब ये मामला है कि न जाने किस वक्त इसको गवर्नमेंट कबूल कर ले या पास कर ले इसको। तो ये जो आपने कहा कि नाम चेंज या बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा से यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि ये पॉलिटिक्स अब डिफरेंट हो गई है, यानी कि आप अपने को अब खुद बैकवर्ड लीडर के बजाय मुस्लिम लीडर के तौर पर देख रहे हैं और सारे मुसलमान को आप लेके चलना चाह रहे हैं, या क्या इसका? नहीं, देखिए, हमने जो बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा बनाया, ये हम जानते थे कि जहाँ बैकवर्ड और फॉरवर्ड करेंगे तो कंट्रोवर्सी होगी इसमें। जी। जब कंट्रोवर्सी होती है तो बात सामने आती है, तो ये हम जान के रखा था इसमें। अच्छा। मेरे जहन में किसी तरह का वो नहीं था कि हमको क्लैश कराना, लड़ाना, अलग करना, ये नहीं अच्छा। था। जी। हम चाहते थे कि ये सोसाइटी इतनी सो चुकी है जी। कि जब तक इसमें ढेला नहीं मारा जाएगा तब तक खलबली पैदा नहीं होगी। तो बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा हमने रखा और तबकाती कशमकश पर लिखा आर्टिकल्स, जी। तो इससे कंट्रोवर्सी पैदा हुई, हलचल मचा, तब उससे उभर के जाए तो 341 सामने आया। जी। और जब सब लोग इस पर एग्री हो गए, हाँ साहब ये सही मामला है, तब हमने देखा कि अब बैकवर्ड वर्ड यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा। चूँकि हम समाज में कंट्रोवर्सी पैदा रखना नहीं चाहते, अब तो सिर्फ एक इशू को लाने के लिए हमने किया था इसका। तो बाद में हमने यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा कर दिया और आज सब लोग इस पर हैं। अच्छा, तो आपके साथ सारे लोग हैं, आपने कहा कि उलमा भी आपके साथ हैं इस मामले में। तो आप जो रिजर्वेशन का इशू है, जो आपने कहा कि सिंगल पॉइंट मूवमेंट जो आपने चलाया रिजर्वेशन के लिए, वो रिजर्वेशन, लेकिन आप जो मोस्ट बैकवर्ड हैं, दलित मुस्लिम जिसे कहते हैं, जो कि बाय कास्ट बाय प्रोफेशन जो हैं, जो उस तरह के काम करते थे, जो दलित हिंदूज कर रहे हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाए। आप या फॉरवर्ड मुस्लिम जो कि गरीब हैं, या अदर बैकवर्ड मुस्लिम्स जो कि किसी कैटेगरी में नहीं आते, उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी कुछ प्लान है आपके, या कुछ करना चाह रहे हैं आप उनके लिए भी? नहीं, ये चीज़ तो जहन में है, चूँकि हमने एक मसले को उठाया, दलित मुसलमानों को शामिल किया जाए, इसमें हम कामयाब हो गए। लेकिन ऐसे मुसलमान जो OBCs में हैं, या ऐसे मुसलमान जो रिजर्वेशन के दायरे में नहीं आते हैं, उनको सो कॉल्ड फॉरवर्ड मुसलमान कहा जाता है, गुर्बत तो उनमें भी है, गुर्बत तो उनमें भी है। लेकिन जो भी काम हम लोग करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही रह के करना है। तो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इजाज़त दी है
वो ओबीसी रिजर्वेशन की आज़ादी है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आज़ादी है। तो ओबीसी मुसलमान आते ही हैं, शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान आते ही हैं। शेड्यूल कास्ट था जिससे मुसलमानों को बाहर कर दिया गया, उसकी लड़ाई लड़ रहा है और ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। अब बच गए ऐसे मुसलमान जो कि रिजर्वेशन नहीं आते हैं, उनको चूँकि रिजर्वेशन में जो क्राइटेरिया है वो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है। तो जो सो कॉल्ड अपर कास्ट मुस्लिम्स हैं वो सोशली बैकवर्ड के कैटेगरी में नहीं लाए जा सकते हैं जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उनमें इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है। तो हम लोग हमेशा सरकार से डिमांड किया कि एक ऐसा कमीशन बनाया जाए फॉर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें सिर्फ मुसलमान के जो लोग छूट गए हैं वही नहीं, हिंदुओं के लोग जो लोग हैं वो भी, ताकि जैसे इधर जो लोग अपर कास्ट कहलाते हैं उनमें गुर्बत है, वैसे हिंदुओं में भी अपर कास्ट लोग हैं जिनमें गुर्बत है। तो ऐसे लोगों को इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस पर रिजर्वेशन दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इनको दे दिया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि दलित ऊपर चले गए, अपर कास्ट नीचे, फिर इनको उठाओ फिर ये नीचे। वो नहीं होना चाहिए, समाज होमोजेनस होना चाहिए। इसलिए चौतरफा लड़ाई तो होनी चाहिए, लेकिन चूँकि शुरुआत हमने इससे की इसलिए उस पर रहे। लेकिन आज ये है कि एनडीए हुकूमत ने भी एक कमीशन बनाया था, कमीशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस बनाया था, और ये गवर्नमेंट भी बनाने वाली है या बना चुकी है कमीशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। हम लोग उसका खैर मकदम किया, आवश्यक नहीं, मिलना चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं, क्यों छूटेंगे इस चीज़ से। तो आप इस मूवमेंट में तो रहे, लेकिन आपने फॉर्मली किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेरे ख्याल से ज्वाइन नहीं किया आपने। देखिए, हम हमेशा इंडिपेंडेंट रहे जी, लेकिन चूँकि ये मामला ऐसा था जी, कि इसमें तो हमको कई लड़ाई लड़नी पड़ी। सबसे पहले तो अपनी सोसाइटी में लड़ना पड़ा, उनको ये मनवाने के लिए कि ये लोग हैं सोसाइटी में। जबकि जब भी हम बोलते थे कि मुसलमानों में दलित हैं तो हमेशा सवाल उठा, मुसलमान में दलित कहाँ, इस्लाम में दलित कहाँ, मुसलमान में दलित कहाँ। तो खैर अब मानने को तैयार हो गए क्या है। तो एक तो वो लड़ाई हुई। दूसरी लड़ाई ये है कि चूँकि पॉलिटिकल पार्टियों ने ही इस हक़ से दीवार किया था मुसलमानों को, अब उनको भी समझाना है, तो इनको कैसे समझाया जाए। तो इनको तो वोट की बुनियाद पर समझाया जा सकता है कि भाई अगर ये काम आप करवाइए तो आपको वोट मिलेगा। तो हमने हमेशा इस इशू पर हमेशा अपना सपोर्ट लोगों को बदलते रहे। कभी आरजेडी को सपोर्ट किया, कभी रामविलास पासवान को सपोर्ट किया, कभी नीतीश कुमार को सपोर्ट किया, हमेशा बदलते रहे। ये है कि आमतौर पर ये समझा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को ठगती है, लेकिन हमने तो इस इशू को लेके पार्टियों को ही ठगा। पहले एक से काम करा लिया, अब देखा कि ये इनसे काम हो गया, अब कोई ऊंची सीढ़ी है जो इससे ज़्यादा काम कर सकता है, तो इनको छोड़ के फिर उनसे काम लिया। इस तरह से करते करते हमने इस इशू को पार्लियामेंट में, सेंट्रल कैबिनेट में पहुंचा दिया। अब यह है कि चूँकि इस इशू को हमने अपने दिमागी कोख से पैदा किया, नहीं तो दलित मुस्लिम वर्ड कोई नहीं जानते थे, 341 को कोई नहीं जानते थे, ये भी नहीं जानते थे कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कब लगा, कैसे लगा, 1936 का ऑर्डर क्या था, कुछ नहीं जानते थे। अब ये मामला सेंट्रल कैबिनेट में है। हालांकि कुछ लोग तब कैबिनेट पार्लियामेंट में ही बोलने लगे हैं, लेकिन हमें एहसास हुआ कि जब तक हम खुद नहीं पार्लियामेंट में जाएंगे इस इशू को ठीक से नहीं पेश कर सकेगा। तो ये मामला आप समझिए कि गले में आके फिर वापस हो जाएगा, हलक में आके वापस हो जाएगा। इसलिए धक्का देने के लिए हमें एक मौका मिला, तो हम आज राज्यसभा में आए और इसी काम के लिए आए। तो आपने जनता दल यूनाइटेड क्यों हुई? जनता दल यूनाइटेड ने हमको भेजा, नीतीश कुमार ने भेजा। कोई वजह उनको ज्वाइन करने की इस राज्यसभा के लिए? वजह तो आपको बता ही दिया। अच्छा। हम तो एक ही काम के लिए आए हैं, 341 के लिए जी। लेकिन तब यह है कि जिसने हमें भेजा है उसको हम पर भरोसा है कि इस आदमी को हम जहाँ भेज रहे हैं ये आदमी मेरा भी काम करेगा, कहीं ना कहीं पर हमको बदला देगा। तो नेचुरल है कि जिसने हमको भेजा उसका भी तो हम हिमायत करेंगे ही, लेकिन हम ऐसे ही हिमायत करेंगे कि जिसने भेजा उसको हम मजबूती देंगे, उसके इर्द गिर्द के लोगों को हम मजबूती नहीं दे सकते। तो आपने लोकसभा का इलेक्शन हो सकता है कि अगले साल हो या हो सकता है इस साल भी हो जाए, तो आपने लोकसभा इलेक्शन के लड़ने के लिए क्यों नहीं आपने वेट किया कि लोकसभा करें? तो आप एक मैंडेट से लोगों के आएंगे तो आपको ज़्यादा क़ुव्वत मिलेगी कि लोगों ने आपको इलेक्ट करके भेजा लोकसभा में।
अभी जो मौका मिला, चूँकि आपको बताया ना कि हमने इस इशू को सेंट्रल कैबिनेट में पहुँचा दिया, अब उस पर दबाव देकर हम इसको लोकसभा के चुनाव के पहले ही पास कर लेने की उम्मीद रखते हैं। तो उसी हिसाब से हम चल रहे हैं और देखा जाएगा, कभी वक्त आएगा तो लड़ेंगे। ये तो सिर्फ एक मौके की बात थी, हमने अवेल कर लिया। जिसने हमको भेजा वो अपने फ़ायदे के लिए भेजा और हम गए तो इशू के लिए 341 के लिए गए हैं, आए हैं इस जगह। तो इस इशू के बाद आप किस तरह लॉन्ग टर्म आपके क्या क्या इश्यूज़ आप उठाना चाहेंगे? अगर देखिए, हम तो इस इशू को पूरा होने के बाद, चूँकि ये मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी को ये कवर करेगा और हिंदुस्तान में जितने मुसलमान चारों तरफ फैले हुए हैं उनको ज़रूरत है इस चीज़ की जानने की जी कि हमारा कैसे हक होएगा, मेरा क्या हक है। तो दूसरा स्टेप तो होगा हमको इस पर इम्प्लीमेंटेशन का, कि जो लोगों को हक मिला है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, लोग इसको कैसे अवेल कर सकें। अभी भी सरकार बहुत सी फैसिलिटी देती है, तो आम मुसलमानों को पता तक नहीं चलता है कि सरकार ये भी फैसिलिटी हमको दे रही है। तो कम से कम हम ये तो कर सकें कि लोगों के बीच जाएंगे, उनको बताएंगे कि आप भैया अब तक छीना गया, अब मिल गया, आप इसको अवेल कीजिए। एक चीज़ ये हो, हम चाहते तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए भी तय कर सकते थे। ये मामला इतना जेन्युइन है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही सेल्फ कंट्राडिक्शन है, तो इसको तो हम सुप्रीम कोर्ट से हल करा लेंगे। लेकिन हमने देखा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से हल करा लेंगे तो हमको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थैला दबाया, सुप्रीम कोर्ट घर ही करके ले लेते हैं। लेकिन जिस आवाम के लिए हम लड़ रहे हैं उसको तो खबर होनी चाहिए, तो हमने मास आंदोलन के ज़रिए इसको पहुँचाया ताकि वो समझ भी ले, और फिर जब ये हक मिल जाएगा तो फिर उनके बीच जाके कहेंगे कि अब ये मिल गया, इसको मिल गया। तो ये मेरा आगे का प्रोग्राम जो हम करेंगे इस चीज़ को, ये है। और कुछ आप कहना चाहेंगे? अभी तक देखिए जो अचीवमेंट्स हम लोगों का है, तो उस अचीवमेंट में जैसे 2000 में हमने बिहार असेंबली से इस पर एक गैर सरकारी संकल्प पास करवाया था। उस वक्त बिहार झारखंड एक था, दोनों स्टेट से हमने पास किया। पिछले 2006 को 6 में, हाँ यस 6 में यूपी असेंबली से इस चीज़ को पास कराया। इसके साथ साथ कई बार 0 आवर में रघुवंश प्रसाद सिंह जो आरजेडी के एमपी हैं उन्होंने उठाया, अभी मिनिस्टर हैं उन्होंने उठाया। 18 दिसंबर 2003 में रामविलास पासवान साहब, रामचंद्र पासवान, पप्पू यादव और हन्नान मुल्ला 4 एमपीज़ के जरिए इस पर कॉलिंग अटेंशन बुलवा के करीब 1.5 घंटा इसे पास करवाया। तो आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे मरकज़ी सरकार कि इसमें टाल मटोल की अब कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है। 18 मई को जो सेंट्रल कैबिनेट में आपने फैसला लिया वो आपका सेंट्रल कैबिनेट का फैसला था। सच्चर कमेटी को हमने नहीं बनाया, आपने बनाया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट आपकी की हुई चीज़, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आपका बनाया हुआ कमीशन है। ये सब जब कह रहा है और साथ में आप कैबिनेट में भी कह चुके हैं कि इस पर हम डिस्कशन करेंगे, इस पर विचार करेंगे, तो आप कहाँ पर रुकावट पड़ती है? आपके जो मुख्तलिफ सियासी दल हैं, आरजेडी हैं, लोजपा हैं, डीएमके हैं और जो भी दल हैं, और आपको जो बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं लेफ्ट यूनियन, इस सभी कह रहे हैं कि साहब इनको मिल जाना चाहिए, ये प्रधानमंत्री को लिख के दे चुके हैं। फिर एनडीए के बहुत से जो पार्टनर्स हैं, जदयू हैं, शिरोमणि अकाली दल हैं या टीडीपी वाले जो हैं, ये लोग जब कह चुके हैं कि मिलना चाहिए, तो अब मरकज़ी सरकार इस पर टाल मटोल नहीं कर सकती है। और हम समझते ये हैं कि मरकज़ी सरकार, ये एक मुसलमानों का बहुत ही सेंसिटिव मसला बन चुका है और यही एक ऐसा इशू है जिसको मरकज़ी सरकार आसानी से निकाल भी सकती है पार्लियामेंट से। तो हम तो मरकज़ी सरकार कहेंगे कि ये काम करके जाओ भाई, नहीं तो आने वाले चुनाव में तो बहुत धोखा हो जाएगा। तो ये समझ रहे हैं कि साहब बीजेपी का खौफ दिला के और उसका खौफ दिला के हम कर लेंगे, तो
मुसलमानों के पास कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बहुत सा रास्ता है, इसलिए कांग्रेस को कंसिडर करना चाहिए और जितना जल्द हो सके कर दे इसको। अब रहा सवाल कि अगर पार्लियामेंट में इस पर बिल आती है तो इसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में किसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 341 के तहत एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था, अब वो तो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। यही नहीं, अगर चाहे गवर्नमेंट तो इसको तो ऑर्डिनेंस से पास कर सकती है, ऑर्डिनेंस ले आवे पास हो जाएगा। तो या तो बिल ले आवे पार्लियामेंट में, आसानी से पास हो जाएगा। ये बहाना कि साहब 2/3 मेजॉरिटी नहीं है इसलिए नहीं हो सकता, ये गलत है, ये गुमराही पैदा कर रही है समाज में। सिर्फ बिल लाए, देखे कैसे पास हो, नहीं तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी पास कर देती है, कैबिनेट डिसीजन ले पास कर। अब पूरे मुल्क का मुसलमान जान रहा है इस चीज़ को, ये बिल्कुल आसान काम है इनके। अब ये नहीं करेंगे तो पछताएंगे, सीधी सीधी बात। उनको वोट चाहिए, हमको मेरा खोया हुआ हक चाहिए। इसके अलावा हम जानते हैं केंद्र सरकार से, मरकज़ी सरकार से कुछ नहीं होने वाला, चाहे ये सरकार रहे या दूसरी सरकार रहे, किसी से कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम ये तो कर दो, तो खोया हुआ हक दे दो। छोटा सी चीज़ मांग रहे हैं, जेन्युइन चीज़ मांग रहे हैं। बीजेपी वाले भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, हम भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। तो बीजेपी वाला इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए कि शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन का आधार धर्म ही है। तो जब और जगह धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन धर्म के आधार पर इजाज़त नहीं देता है रिजर्वेशन का, तो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन क्यों धर्म के आधार पर होगा? तो बीजेपी वाला भी तो इस बात को कह रहा है। अब कांग्रेस कदम उठाने में, यूपीए सरकार को कदम आगे बढ़ाने में क्या डर लगता है उसको? मुसलमान को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न करें, नहीं तो अभी तो मुल्क में हल्ला कर रहे हैं, हम बाहर जाकर हल्ला करना शुरू कर देंगे कि ये हमारे साथ नाइंसाफी है। मुल्क से भी तो ऊपर कुछ लोग हैं, दुनिया है ना उससे ऊपर, वहाँ भी तो फैसले होते हैं। तो हम तो आए हैं सबसे बड़े पंचायत मुल्क के इसी नाइंसाफी है। मर्जी सरकार कह दें कर दो, नहीं तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो ये कांग्रेस ने मुसलमानों को कई जख्म दिए हैं, बाबरी मस्जिद जैसा जख्म दिया, पर्सनल लॉ बोर्ड का उसने जख्म दिया, हमें कई जख्म दिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उस पर कई जख्म हमको दिया है, लेकिन उससे भी बड़ा जख्म हमको 341 में 1950 में दिया गया कि आज हमारा कौम जो है तो दलितों से पीछे चला गया। तो ये दुनिया नहीं जानेगी इस चीज़ को कि आज ये दलित से पीछे है। सच्चर कमेटी कह रहा है कि ये दलित से पीछे चले गए, इसको किया किसने? कहाँ ये अपना चेहरा छुपाए चलेंगे? इसलिए आपके मीडिया से हम ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, उसको वार्निंग दे देना चाहते हैं, तब्दील कर देना चाहते हैं कि इस काम को करके जाए, नहीं तो इससे बड़ा काला चेहरा उसको कुछ नहीं हो सकता। तो आप दलितों को कैसे क्या कहेंगे जो कि समझ रहे हैं कि मुसलमानों के भी इंक्लूड करने से उनकी सीट्स कम हो जाएंगी, उनकी जो फैसिलिटी मिलती है उनके रास्ते कम हो जाएंगे, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजा बनता है मुल्क में वोट से। मुसलमान और दलित अगर एक हो जाए तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उस दिन दलित हो जाए। मुसलमान तो इस मुल्क में दलित प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, नहीं बन सकते हैं। उनके लिए तो अलग मुल्क कर दिया गया, वहीं प्राइम मिनिस्टर बन दिया, यहाँ नहीं बन सकते। अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसमें दलित नहीं बना है, दलित का हक है। लेकिन दलित तब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है जब तक मुसलमान को अपने साथ नहीं। तो हम दलितों से तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे ही खून हैं, वी आर योर ब्लड रिलेशन। हमको कॉन्स्टिट्यूशन के कानून ने एक दूसरे से अलग कर दिया। अगर हम एक जगह जमा हो गए तो हम 40% वोट हैं, और यहाँ तो 29% पर हुकूमत बनती है। तुम हमको ये हक दे दो, मेरा साथ दे दो, हम तुमको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। उसके बाद जो तुम्हारे कोटे पर असर होता है, प्राइम मिनिस्टर के हिस्से से तुम अपना कर लीजिए, उसको बढ़ाना हो बढ़ा लीजिए, तुम तो प्राइम मिनिस्टर ही रहोगे, अपना कर लोगे काम। तो एक छोटा सा मांग के हम दलितों को बहुत बड़ा पावर देना चाहते हैं, वो देश का प्रधानमंत्री बने, अपने हिसाब से कानून बनाए।
देश को चलाए अपनी हिसाब से, उसका हक बनता है। लेकिन जब तक मुसलमानों के साथ उनका यूनियन नहीं होगा तब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। हमने तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही बनाने का काम किया, 40 बरस तक हम उनके साथ रहे, प्राइम मिनिस्टर बनाया, 15 बरस से हम सोशल जस्टिस के साथ है, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। इसी बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब दलितों की बारी, मेरे बगैर थोड़े होगा। लेकिन जिन दो कैटेगरी के लोग हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनाया, उन्होंने तो हमको ठगा। तो हमको लगता है ऐसा कहीं आपको ने दलित प्राइम मिनिस्टर बने तो हमको ठग न ले, इसलिए पहले ही एक काम करके दिखा दो, जो हमारे दलित उनको अपने साथ जोड़ लो, दलित शक्ति एक हो जाएगी, उसके बल पर प्राइम मिनिस्टर बनो। और ये कोटा पर जो ओवरलोड समझते हैं कि ओवरलोड होने जा रहा है, तो ये ओवरलोड करने के लिए सर्वे करा के देख लीजिए कितना कोटा टोटल दलित एक जगह जमा हो तो कितना हो गया, उतना परसेंट अमेंडमेंट करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन में उतना रिजर्वेशन बना लीजिए, स्कोप तो है। ये हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो बुरी हालत है, एक तो आप रिजर्वेशन की वजह के ज़रिए उसको हालत सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तानी मुसलमानों को, वो क्या खुद क्या कर सकते हैं रिजर्वेशन के अलावा, क्या एज ए कम्युनिटी? देखिए ये मामला कई बार उठे। अब आज़ादी के पहले क्या उठा नहीं उठा, लेकिन आज़ादी के तो आज 60 बरस होने जा रहा है। इस तरह के मामला उठते रहे लेकिन फ़ायदा नहीं। सरकार से भी मदद मिली, अब बाहर मुल्कों से भी मदद मिली, लेकिन मुसलमानों की हालत सुधरी नहीं। तो मेरे जहन में तो यही चीज़ है कि अगर जिस रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं वो अगर मुसलमानों को मिल जाए तो वही रास्ता उनके डेवलपमेंट का बनेगा, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। चूँकि हम देख चुके कि इस देश में दलित हमसे भी पीछे हैं, और इसी रिजर्वेशन के आड़ में कहाँ से पहुँच गए, तो उसी रास्ते से मुसलमानों को भी गुजरना पड़ेगा, तभी उनको फायदा होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। प्रैक्टिकल यही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।